Previous classes में we have seen many things related to capacitance, related to series parallel connection, related to multiple dielectric capacitors, related to multiple plate capacitors, related to energy stored in a capacitor. अब कुछ छोटे मोटे चीज़ें जो बीच बीच में रुक गया है वो सबको करवाते हैं. करंट थ्रू ए कैपेसिटर कैसे निकालते हैं, एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालते हैं, छोटे छोटे टर्म्स है उसको देख लेते हैं. फिर आज ये चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे. सो कंक्लूडिंग क्लास ऑन दिस चैप्टर. पहला चीज है कि लेट अस सी व्हाट इज करंट थ्रू कैपेसिटर. हम बताए थे पहले से कि इनके सब डीसी करंट थ्रू कैपेसिटर 0 होता है. फिर ये करंट थ्रू कैपेसिटर क्या है? DC मतलब when a constant voltage is applied across a capacitor, the capacitor gets charged. After getting discharged, उसमें after getting charged उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाता है. फिर उसके बाद करंट फ्लो करना बंद हो जाता है. बट इफ द पोटेंशियल डिफरेंस across a capacitor is not constant, है ना, then there will be a current. तो कैपेसिटर के अंदर से करंट फ्लो करने की ढेर सारे कंडीशंस हो सकते हैं. जैसे मान लो कि ये कोई एक कैपेसिटर है, दीज आर द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. ध्यान से देख लेना. और मान लो कि इसको हम किसी एक सोर्स के साथ कनेक्ट किए हैं जहां से हम इसको चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं. हाँ, ये भी समझ ले. अब अगर ये जो करंट है, दिस इज द करंट टुवर्ड्स द कैपेसिटर, तो ये जो करंट आएगा इट विल कैरी सम पॉजिटिव चार्ज. आके क्या करेगा, यहां तक ही तो लाएगा, उससे आगे तो नहीं ले सकता ड्यूरिंग चार्जिंग. उससे आगे क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज के चलते नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है, और नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होने से वो नेगेटिव चार्ज के चलते जो पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ होता है वो इधर से न्यूट्रलाइज होता है. सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट ए जनरल वोल्टेज सोर्स व्हिच मे बी ए वेरिएबल, मे बी ए कांस्टेंट. फिर इन जनरल कैसे करेंगे? आई क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. अच्छा, अगर हम कहेंगे 2 कूलम ऑफ चार्ज इज कमिंग एवरी सेकेंड, तो यहाँ पर भी तो चार्ज बढ़ रहा होगा क्योंकि चार्ज यहाँ तक आएगा, आगे तो नहीं जाएगा. मतलब यहाँ का चार्ज किस रेट में बढ़ रहा है, 2 कूलम पर सेकेंड. कहने का मतलब हुआ द करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ चेंज इन चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन चार्ज ऑन द प्लेट्स. आई रिपीट माई वर्ड्स. अगर करंट ला रहा है 2 कूलम चार्ज पर सेकेंड, कहने के लिए 2 कूलम चार्ज पर सेकेंड, तो यहाँ पर जो चार्ज है प्लेट में वो हर सेकेंड में कितना बढ़ जाता है, 2 कूलम बढ़ जाता है. सो आई कैन से आई करंट थ्रू कैपेसिटर is same as rate of change in charge on plates of capacitor. Rate of change in charge on the plates of capacitor, जिसको आप dq by dt कह सकते हो. q क्या है, चार्ज ऑन द प्लेट. क्या मेरी बात समझ में आया? चार्ज ऑन द प्लेट, dq by dt. ओके. तो जितना करंट फ्लो करेगा उसके हिसाब से चार्ज बढ़ेगा. अब ये हो सकता है कि जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो रहा है या फिर डिस्चार्ज हो रहा है. चार्ज हो रहा है तो यहाँ का Q बढ़ने लगेगा क्योंकि मोर एंड मोर करंट इज कमिंग. हो सकता है कि ये वोल्टेज कैपेसिटर की वोल्टेज से कम है, ये डिस्चार्ज हो रहा है. सो इन दैट केस यहाँ का चार्ज घटेगा, करंट उल्टा होगा. बट इन जनरल यू नो dy by dx हम कैसे निकालते थे, इट वाज y2 minus y1 by dx. dq by dt कैसे निकालेंगे, q2 minus q1 by dt. अगर चार्ज हो रहा है तो q2 will be more than q1, क्वांटिटी will be पॉजिटिव. तो ये करंट को हम पॉजिटिव कब लेंगे, दिस इज पॉजिटिव फॉर चार्जिंग. जब ये चार्ज हो रहा है ये क्वांटिटी को पॉजिटिव लेंगे. अगर बात ऐसा हुआ कि ये डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब Q2 द फाइनल चार्ज is less than the initial charge,
देन Q2 माइनस Q1 बाई dt क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव आया तो हम क्या कहेंगे, अगर ये नेगेटिव आया देन यू से दी फॉर डिस्चार्जिंग द कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग। कैपेसिटर चार्जिंग कब कहेंगे, डिस्चार्जिंग कब कहेंगे, आपको समझ में आ गया है ना। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। We have seen I is equal to dq by dt। Q क्या था, चार्ज ऑन दी प्लेट्स, एंड आपको मालूम है कि चार्ज ऑन दी प्लेट्स इज इक्वल टू C इंटू V। Vc means potential difference across the capacitor, so I can say it is C into Vc। Vc क्या है, PD across कैपेसिटर। अब अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, हो सकता है कि कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, हो सकता है क्या कैपेसिटेंस चाहे तो हम कांस्टेंट रखेंगे। मान लो दो प्लेट है, बैटरी लगा है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है और मैं दो प्लेट का बीच में डिस्टेंस को कम ज्यादा कर रहा हूँ तो कैपेसिटेंस बदल रहा है, या फिर इसके अंदर कोई एक डाइलेक्ट्रिक गुजर रहा हो तो कैपेसिटेंस बदल रहा है। कैपेसिटेंस बदल भी सकता है, या फिर कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, जो बैटरी लगा है उसका वोल्टेज बदल रहा है, हो सकता है थ्रू ए रियोस्टेट आई एम गिविंग द वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट इज अप्लाइड, अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड व्हिच इज चेंजिंग विद टाइम। तो C भी बदल सकता है, V भी बदल सकता है, दोनों भी बदल सकते हैं। तो हाउ इसे, अगर C कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है तो dq by dt में C तो बाहर जाएगा, अंदर लिखेंगे dVc by dt। ऐसा कब लिखेंगे, when C is constant। ऐसा कब लिखेंगे, when C is constant, अगर कैपेसिटेंस कांस्टेंट है। सो दिस इज when C is constant, capacitance is not changing। अगर ऐसा हुआ कि जो वोल्टेज लगाए हैं बैटरी वो कांस्टेंट है लेकिन हम कैपेसिटेंस को बदल रहे हैं, दो प्लेट के अंदर कुछ डाल रहे हैं या फिर दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस को कम ज्यादा कर रहे हैं, इन दैट केस Vc is a constant, you can write it as dc by dt। ऐसे कब, where Vc is constant। समझ में आया। मैं दोनों वेराइटी के ऊपर एक एक तो क्वेश्चन करवाऊंगा, ज्यादा नहीं करवाएंगे, एक एक तो क्वेश्चन करवाएंगे और देखेंगे, ठीक है। चलिए, ए पोटेंशियल डिफरेंस V is equal to 6t plus 5 volt was applied across a 20 microfarad capacitor। 20 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, एक 20 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, उसके क्रॉस में हम ऐसा अजीबोगरीब वोल्टेज लगा दिए जो कि समय के साथ बदल रहा है। हाँ, हो सकता है ऐसा, चेंजिंग विद टाइम। फाइंड करंट थ्रू दी कैपेसिटर, आपकी स्कूल में यही आएगा, मतलब इस वेराइटी का, फाइंड करंट थ्रू कैपेसिटर। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता तो करंट तो जीरो होता, अब कुछ करंट होगा। क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कैपेसिटेंस दिया हुआ है 20 माइक्रोफैराड, C इज कांस्टेंट। अब करंट निकालने का तरीका क्या हुआ, क्या कहेंगे, I इज इक्वल टू dq by dt, जबकि Q है CV, C है कांस्टेंट, so I can write C dV by dt। हाँ, V तो दिया हुआ है, V is given 60 plus 5,
V दिया है 6t प्लस 5, वैल्यू डालें, C के जगह 20 माइक्रोफैराड और dV बाई dt के जगह 6, है ना। दिस मच is coming out to be 120 microampere. The current is 120 microampere current is passing through. क्या मेरी बात समझ में आया? Yes. तो क्या किए, C कांस्टेंट था, वोल्टेज बदल रहा था, नहीं? Let us see the other case also. जब V कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस बदल रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बट वो दूसरे वाला वेराइटी आपको स्कूल वाले पूछते नहीं है, मैं बता देता हूँ, उसमें बहुत सारा वेराइटी है, बस एक ठो खाली बता देता हूँ छोटा सा चीज। सपोज हम कहेंगे कि हियर इज ए कैपेसिटर और ये स्क्वायर प्लेट से बना है, और मान लो कि यहाँ पर हमने एक वोल्टेज दे रखा है, कितना से V0 लिखेंगे। The capacitor has square plates of side length L, ऐसा दिया गया है। स्क्वायर प्लेट है, साइड लेंथ L, एंड प्लेट सेपरेशन D। ये दोनों के बीच में प्लेट सेपरेशन दिया हुआ है D, ठीक है। कैपेसिटर है स्क्वायर प्लेट्स विथ प्लेट सेपरेशन D। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब था। This dielectric slab was slowly allowed to enter into it with a velocity u. The dielectric slab कैसा था? डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब दिखने में कुछ ऐसा था। Just a minute. ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब कुछ ऐसा था, थोड़ा विजुअलाइज हो जाए तो अच्छा लगेगा। ये ओहो, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब कुछ ऐसा था, जिसको हम लोग इसके अंदर अभी डालने वाले हैं। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो कि u स्पीड में इसके अंदर घुसने लगा, तो जैसे ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर घुसेगा क्या होगा? दी कैपेसिटेंस विल इंक्रीज और डिक्रीज। ए एप्सिलॉन 0 बाई डी था, डाइलेक्ट्रिक घुस रहा है तो एप्सिलॉन 0 इनटू एप्सिलॉन r बाई डी कैपेसिटेंस बढ़ेगा। C चेंजिंग, सो देयर विल बी अ करंट, बट द पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट, है कि नहीं? तो हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट है, लेकिन C बदल रहा है। क्या है? द डाइलेक्ट्रिक स्लैब enters the capacitor with speed u. Find current supplied by बैटरी। बैटरी कितना करंट सप्लाई करेगा? ठीक है, आगे तो हम लोग क्या देखें? When this dielectric will enter into this, इसमें चार्ज बढ़ने लगेगा कि घटने लगेगा? V is constant, कैपेसिटेंस बढ़ रहा है तो चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है मतलब और करंट आ रहा है, कुछ कुछ चार्ज लाके यहाँ छोड़ रहा है। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द चार्जिंग करंट इज सेम एज रेट ऑफ चेंज इन चार्ज ऑन द प्लेट्स। जितना ज्यादा करंट आएगा उतनी जल्दी जल्दी यहाँ का चार्ज बढ़ेगा। तो पूछा है करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि द करंट इज dq by dt and q is the charge on the plates which can be written as d by dt of c into v। यहाँ पर तो v कांस्टेंट है,
पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट, यू कैन कीप इट आउट। अंदर क्या रह गया, dc बाय dt। हाँ, कैपेसिटेंस बदल रहा है समय के साथ। अगर हमें किसी तरह से dc बाई dt पता चल जाएगा तो हमारा करंट हमें पता चल जाएगा। अब dc बाई dt निकालने के लिए पहले मुझे चाहिए c एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। c अगर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मालूम होगा तो उसका डेरिवेटिव हम निकाल देंगे। अब पहला मेहनत हमारा ये रहेगा पता करने में व्हाट इज c आफ्टर एनी टाइम t। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये था हमारा कैपेसिटर प्लेट्स, स्क्वायर प्लेट्स थे और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस था d और एरिया इसका स्क्वायर प्लेट्स थे, साइड लेंथ l था। t सेकंड के बाद ये डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर कुछ दूर तक घुस गया होगा, ये डाइलेक्ट्रिक कुछ दूर तक तो घुस गया होगा, नहीं, दिस डाइलेक्ट्रिक मस्ट हैव एंटर्ड इनटू सम डिस्टेंस। कितना घुस गया, इतना घुस गया। t सेकंड में कितना घुस गया होगा, ut है कि नहीं। आफ्टर t सेकेंड्स आप कहोगे कि यहाँ पे हम लोग प्रीवियस क्लास भी देखे थे कि अगर किसी एक कैपेसिटर में हम ऐसे दो डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो ये दोनों डाइलेक्ट्रिक सीरीज में होते हैं कि पैरेलल में होते हैं। इसके क्रॉस में जो पोटेंशियल, इसमें इसके क्रॉस में वही है। तो हम कहेंगे ये जो एयर है यहाँ पे इसका भी अपना कैपेसिटेंस है, कॉल इट कैपेसिटर 1, कॉल इट कैपेसिटर 2, है कि नहीं, दोनों कैपेसिटर पैरेलल में। आफ्टर t सेकेंड्स द डाइलेक्ट्रिक has entered by a distance ut। क्यों, क्योंकि वो u स्पीड में जा रहा था, कंटिन्यूअसली चल रहा है। ठीक है, सो कैपेसिटेंस इज C1 plus C2, the two dielectrics are in parallel। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा नहीं। अच्छा, ये वाला हिस्सा का एरिया थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बोर्ड में नहीं आएगा, लेकिन दूसरा मौका नहीं मिलेगा बताने के लिए तो बता दिए। बोर्ड वाले विल नॉट आस्क, देयर आर अदर पीपल आल्सो इन योर ग्रुप जिनको चाहिए, पूरा कुछ नहीं चाहिए, कोई पार्ट आएगा उसमें से। ठीक है, और ये बार तो सीबीएसई में केस स्टडी आने वाला है। दे विल बी गिविंग यू ए केस, उसके ऊपर 5-6 क्वेश्चन देंगे। ये बार का क्वेश्चन पैटर्न देख लो, आ गया है, मैं शेयर कर लूंगा ग्रुप में। क्वेश्चन पैटर्न पूरा बदल गया है और not only you, not only we, the entire nation has felt that corona has decreased the standard of the children। रट के पास होना एक बन गया है, इतना ज़्यादा मार्क ले आते हैं। तो थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन देंगे जहाँ पर आप दिमाग लगाना पड़ेगा, रट के कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्लियरली ये मेंशन किया गया है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से कि रटने वाले कोई चीज़ नहीं रहेगा, रटा हुआ चीज़ कुछ पूछेंगे नहीं, समझा कितना वही काम में लगेगा। क्योंकि बीच में आप ही लोग बोल रहे थे, हम ही लोग बोल रहे थे कि कोरोना के पास हुआ, कोरोना के पास हुआ, मतलब वो बेकार, समझ में आ रहा ना। हाँ, तो ये चीज़ को फोकस में रखते हुए पूरा प्रिंटेड नोटिस आया है सारा स्कूल में। आई डोंट नो वेदर योर प्रिंसिपल हैव शेयर्ड इट और नॉट, बिकॉज दैट मे इम्पैक्ट द वे ऑफ टीचिंग इन द स्कूल ऑल्सो। वो इम्पैक्ट किए कि नहीं किए, मेरे पास तो आया है पूरा गवर्नमेंट का नोटिस पूरा क्लियरली लिख के आया। आई विल शो यू, दिस इज शॉर्टली रिसीव्ड, पूरा बढ़िया से आया है। मैं इसको आपकी ग्रुप में सेंड करता हूँ। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का ये पूरा है, ऑल द हेड्स ऑफ द स्कूल्स एफिलिएटेड टू सीबीएसई, पूरा क्लियर नोटिंग आया है कि आपको ऐसा पढ़ाना पड़ेगा स्कूल में। थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस, बच्चों का रीजनिंग बढ़ाने पे ध्यान दो, ये रटने वाली चीजों को निकालो। I'll share से बिग पेज भी क्या पढ़े। तो C1 हो गया कैपेसिटेंस इसका, हो सकता है कि वो एक केस दे देंगे उसके ऊपर छोटे-छोटे क्वेश्चंस पूछेंगे। C1 हो गया कैपेसिटेंस इसका कैपेसिटेंस कितना है, एप्सिलॉन 0/d, क्योंकि इसका परमिटिविटी एप्सिलॉन 0 है। और इसका कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये एप्सिलॉन r दिया हुआ ना, हाँ दिया हुआ है, तो ठीक है। तो अब इसका एप्सिलॉन 0, इसका एरिया, ये पूरा लेंथ l था, ये ut खा गया, तो कितना बच गया, l - ut। और दूसरा वाला लेंथ, ये लेंथ
क्योंकि स्क्वायर प्लेट है ना, ये L है, ये L है, तो ये भी तो L रहा, सो एरिया हो गया L इंटू L माइनस UT, एरिया एप्सिलॉन 0 बाय D प्लस C2, इसका एरिया, ये लंबा कितना है UT और ये है L, तो हो गया LUT एरिया। क्या आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो? यस सर। LUT इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन R बाई D। हाँ, C हो गया ये। अगर हम DC बाई DT निकालेंगे, ये L माइनस UT, ये मल्टीप्लाई कर लो इसमें, ये क्या आएगा देखो तो, L एक कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, ऊपर होगा माइनस UL एप्सिलॉन 0 बाई D, है ना, प्लस इसमें डिफरेंशिएशन क्या होगा, LU एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R बाई D। यस, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखे, दोनों में क्या है, LU एप्सिलॉन 0 D तो कॉमन है, ठीक है, LU एप्सिलॉन 0 बाई D इज कॉमन, वो चला गया, रह गया क्या, एप्सिलॉन R माइनस 1। Well, we got what is dc by dt and what is the current. You know epsilon r is always more than 1. ये more than 1 है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगा, और पहले भी हम लोग देख चुके हैं पॉजिटिव करंट होने का मतलब क्या था, पॉजिटिव करंट होने का मतलब था डिकैपेसिटर चार्जिंग, नेगेटिव का मतलब होता था डिस्चार्ज, मतलब चार्ज बढ़ रहा है, तो ठीक है, हम कहेंगे ये पॉजिटिव आ रहा है, तो हम कहेंगे करंट, करंट क्या हो जाएगा, सिंपल है, इतना सारा समझ में आने के बाद करंट निकालने में क्या दिक्कत है, वो तो कोई भी निकाल सकता है। तो आप कहोगे द करंट इज V dc बाय dt, यहाँ पे एक वोल्टेज अप्लाई किया गया था, सो द करंट थ्रू कैपेसिटर इज V dc बाय dt, करंट इज V dc बाय dt, तो आंसर हो गया LUV एप्सिलॉन 0 by D into epsilon R minus 1. एकदम डरने की कोई बात नहीं है, इट्स ऑफ कोर्स ए डिफिकल्ट क्वेश्चन। मैं तो ये सोच के दिया हूँ कि इसके अंदर ढेर सारे छोटे छोटे कंसेप्ट है, वो आपको देने के लिए, इतना बड़ा क्वेश्चन आपकी बोर्ड में नहीं पूछेंगे, इवन मेडिकल एंट्रेंस में भी नहीं पूछेंगे, बस इतना पूछेंगे, व्हेन द डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड द कैपेसिटर विल चार्ज और डिस्चार्ज, ऐसे करके पूछेंगे, और the current in the circuit is equal to rate of change in charge on this, rate of decrease in charge on this, ऐसे करके दे देंगे, कोई भी पार्ट को पूछ सकते हैं, तो इसीलिए पूरा चीज को बताया गया, डरने की कोई बात नहीं। CHEC वालों तो ये क्वेश्चन कभी देंगे नहीं, क्योंकि कभी वो देखे नहीं, CHEC वाले कभी ऐसा क्वेश्चन देखे ही नहीं, तो देंगे कहाँ से, ठीक। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट, ये चीज हम लोग देख लिए, करंट थ्रू कैपेसिटर निकालने का दो तरीका देख लिए, V dc by dt और C dV by dt, है ना, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बदल रहा है देन बी करंट। सेकंड इज टर्म एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इन ए डाइलेक्ट्रिक। अभी सपोज हमारे पास कोई एक कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया A है, प्लेट सेपरेशन D है, और इसमें चार्ज है Q और इसमें चार्ज है माइनस Q, ऐसा करके कोई एक कैपेसिटर है हमारे पास, तो ऑब्वियसली द चार्जेस ऑन द प्लेट्स आर Q एंड माइनस Q, तो ये मान लो यहाँ लिखने में अच्छा दिखता है माइनस Q, प्लेट एरिया A है, तो इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक है, अब इसमें कुछ एनर्जी स्टोर है, क्योंकि एक कैपेसिटर है, एनर्जी स्टोर इज हाफ क्यू वी, यू नो। अच्छा, तो आप कहोगे एनर्जी स्टोर इन डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू हाफ क्यू वी, वी इज व्हाट, वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंड्स, हाफ क्यू वी, वी क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस है ही। अगर दो प्लेट में पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो हम कहेंगे एनर्जी स्टोरेज हाफ क्यू वी, प्रीवियस क्लास वी हैव डिराइव्ड इट, एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर। वेल,
अब मैं जानना चाहता हूं ये जो एनर्जी है वो कहाँ पे। आप तो बोलोगे सर कैपेसिटेंस तो प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर है। अरे नहीं, इट्स ए प्रॉपर्टी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। वेयर दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द डाइलेक्ट्रिक बाय अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स। डाइपोल को अलाइन करके रखें, मतलब इसमें है एनर्जी, एनर्जी हियर। सिमिलरली जब कोई हम कंडक्टिंग स्फीयर के चलते जो कैपेसिटेंस हो रहा था उसको देख रहे थे, कैपेसिटेंस कौन सा रीजन में होता था, स्फीयर के बाहर की स्फीयर के अंदर, स्फीयर के बाहर होता था, क्योंकि इसमें चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होता था। तो इसमें भी कुछ एनर्जी है, कहाँ है, ये जोन में है, ये हवा में है। दी एनर्जी इज अवेलेबल इन दिस जोन। समझ में आ रहा है? नॉट ऑन दिस स्फीयर। एनीवे, तो अब हम देखिए हाफ क्यूबिक हम निकालना चाहते हैं। व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी डेंसिटी इन डाइलेक्ट्रिक बाय नेम से ही पता चल रहा है, इट इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का पर यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी है। अब जो एनर्जी था किस में था, पूरे के पूरे डाइलेक्ट्रिक में था। इट वॉज इन द कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक, ये पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक में आपको ये एनर्जी अवेलेबल था, है कि नहीं? यस, दिस डाइलेक्ट्रिक वॉज हैविंग सम कैपेसिटेंस। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, ये डाइलेक्ट्रिक का वॉल्यूम कितना है, एरिया है ए, थिकनेस है डी, ए इंटू डी। सो इट इज एनर्जी स्टोर्ड, फॉर्मूला क्या बनेगा, एनर्जी स्टोर्ड बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक। एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा, व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड, यू से एनर्जी वी हैव सीन इट इज हाफ क्यू वी, और वॉल्यूम कितना है, ए इंटू डी। किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक। नहीं, ये बात है, बढ़िया। यहाँ पे मैं आपको एक दो पुराना फॉर्मूला याद दिलाना चाहूंगा। फॉर्मूला ऐसा था, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कैन बी रिटन एज Q by A एप्सिलॉन और V by D। क्या आपको याद है? इसको लिख सकते हैं Q by A एप्सिलॉन और V by D। तो Q by A के जगह क्या लिख सकते हैं, E इंटू एप्सिलॉन। V by D के जगह क्या लिख सकते हैं, E। तो इट कम्स आउट टू बी हाफ E स्क्वायर एप्सिलॉन। यूनिट क्या बनेगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जूल्स पर मीटर क्यूब। तो हम देख रहे हैं कि जब भी कोई एक डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक्सपोज करेंगे तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगा। हर यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर होगा, हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन। हाँ, अगर एयर है तो एप्सिलॉन 0, कोई दूसरा मीडियम है तो एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है, ठीक है। लेट्स सी, ये हो गया एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो जब भी किसी एक डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज करते हैं, लेट अस मेक द स्टेटमेंट ऑल्सो। thus whenever a dielectric is exposed to external electric field, E, external electric field E, the energy stored in it per unit volume, the energy stored in it per unit volume is called energy density.
density which is half E square epsilon joules per meter cube. ठीक है, इधर क्लियर ये बात। सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे आएगा, इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड of 6 into 10 power 4 volt per meter, find the energy stored in 1 meter cube of air। कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, 1 मीटर क्यूब ऑफ एयर में क्या एनर्जी स्टोर्ड है, मतलब किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया, यहाँ पर बताओ 1 मीटर क्यूब में कितना एनर्जी है ना। 1 मीटर क्यूब ऑफ एयर मतलब क्या पूछा है, एनर्जी स्टोर्ड पर मीटर क्यूब, मतलब एनर्जी डेंसिटी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, सो सॉल्यूशन में कुछ ऐसे लिखेंगे, एनर्जी स्टोर्ड पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी। ध्यान रहे सारे बोर्ड का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन। अब ये एयर है तो एप्सिलॉन 0 लिखेंगे, हाफ को हाफ ही रहना, तो ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर इज 36, 10 पावर 4 का स्क्वायर होता है 10 पावर 8, और एप्सिलॉन 0 इसका वैल्यू तो 8.854 इंटू 10 पावर -12 होता है कि नहीं? yes, तो व्हाट यू ऑब्जर्व, इट इज कमिंग आउट टू बी 36/2 इज 18, और ये हो गया 4.4। चलो ठीक है, 5 मान के करो 180, तो ये 17 पॉइंट समथिंग आया, रफली 17। आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करो, 17 इंटू 10 पावर -4 जूल्स पर मीटर क्यूब, मतलब करीब करीब 1.7 मिली जूल्स पर मीटर क्यूब। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये बात है। हाँ 158 हाँ, जो आएगा तुम निकाल दो, मैं 17 लिख दिया हूँ, मैं कहाँ कैलकुलेट किया, वो सब के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा ना, मैं तो फीस का बता रहा हूँ। 17 से कम आएगा थोड़ा सा। अरे इसको 4.4 हुआ, 4.4 को आप 4 ही ले लो, इसको ये हो गया कितना, 36 के बाद मल्टीप्लाई करो, 36 जो 5 होता है 180, तो 4.4 करो तो थोड़ा सा और कम आ जाएगा। उसमें क्या डाल दिया 17, कोई थोड़ी घर लेके जाना है, खाली आता है तो खाली आ जाएंगे, दुनिया में क्या रखा है, हिसाब करो अपना, डालो यहाँ पे जो होगा। मैं तो अपना 17 डाल दिया, थोड़ा उससे कम हो जाएगा। मैं कब दावा कर रहा हूँ कि मेरा ही आंसर चाहिए? हाँ तो ठीक है, आया समझ में? हाँ हाँ चलिए, तो एनर्जी डेंसिटी, तो आपको अभी क्या याद रखना है, फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी, दे विल आस्क यू डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इसको कभी कभार दूसरे बुक में आरसी ट्रांजिएंट भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम कोई कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखो कि ये कोई एक कैपेसिटर है, इसके क्रॉस में हम जैसे ही कोई बैटरी कनेक्ट करेंगे ये तुरंत चार्ज हो जाएगा। तुरंत चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा कि यू विल सी ए पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इमीडिएटली डेवलप। तो इसमें कैपेसिटर बहुत ज़्यादा गर्म होने का डर रहता है। तो ड्यूरिंग चार्जिंग अगर ऐसे कोई आरसी सर्किट को हम V0 की क्रॉस में स्विच ऑन किए, जैसे हम इसको स्विच ऑन किए तो आप देखोगे कि यहाँ से चार्ज आएगा, धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा।
लेकिन सोचो अगर मैं यहाँ पर वेरी हाई रेजिस्टेंस लगा दिया तो चार्ज को जाने के लिए समय लगेगा, चार्ज होने के लिए समय लगेगा, मतलब दिस करंट विल फ्लो फॉर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड एंड स्लोली स्लोली आफ्टर सम टाइम इट विल बी चार्ज, फिर उसके बाद इसमें करंट जीरो हो जाएगा। तो ऐसा केस में बस वैल्यूज याद रखना, बस वैल्यूज याद रखना, क्योंकि कंक्लूडिंग क्लास है तो छोटी छोटी चीजें दो चार ठो बता देते हैं। वैल्यूज याद रखना कि ड्यूरिंग चार्जिंग जैसे आप स्विच ऑन किए, जो करंट होगा सर्किट में, यहाँ पे जो करंट होगा वो करंट एकदम से नहीं हो जाएगा, इसमें ये धीरे धीरे चार्ज होने लगेगा। दैट करंट इज गिवन बाय V नॉट बाई R इंटू e टू द पावर माइनस t बाय RC। ठीक है, e टू पावर माइनस t बाई RC। अगर हम इस करंट का वेरिएशन को देखेंगे तो हम देखेंगे ये जो करंट है समय के साथ, शुरू में तो V नॉट बाई R था, समय के साथ घटते हुए जीरो हो गया, काफी समय के बाद घट के करंट जीरो हो गया। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द कैपेसिटर VC, ये VC क्या होगा, इट विल बी V नॉट माइनस V नॉट इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई RC। मतलब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे थ्रू दी कैपेसिटर और अक्रॉस दी कैपेसिटर, तो आप देखोगे ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो स्लोली स्लोली बिल्डअप होगा। काफी समय के बाद व्हेन t becomes infinite e to the power minus infinity is 0, the potential difference will become V0। मतलब if I plot the variation of V0 or VC, you will see the voltage builds up and after a long time it becomes same as V0। ये same as V0 हो जाएगा आफ्टर ए लॉन्ग टाइम के बाद ये क्या बन जाएगा, सेम एज V0। वैल्यूज याद रखना, समझ में आया, बस वैल्यूज याद रखना। इसमें एक टॉर्म आ रहा है देखो RC, ये टॉर्म RC मैं पहले भी आपको बताया था, R इंटू C डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल नॉट ऑन इट्स डायमेंशन, एंड उसका यूनिट क्या होता है, सेक टाइम होता है। देखो T by RC is a dimensionless quantity, e to the power something is a dimensionless quantity, so RC का यूनिट भी टाइम जैसे होता है। ठीक है, तो ये जो RC है, इस RC को क्या कहते हैं, लोग इसको प्यार से कहते हैं टाइम कांस्टेंट। आपको इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, इतना ही जान लो। ये जो RC है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। ये RC क्या है, RC इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। यहां से एक चीज पता चल रहा है कि ओम इंटू फराड इज सेकेंड, ये याद रखना है। द प्रोडक्ट ऑफ ओम एंड फराड इज सेकेंड। 1 ओम इंटू 1 फराड इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ये याद रखना। ठीक है, बिना रेजिस्टेंस का भी तो हो जाता है ना। बिना रेजिस्टेंस का अगर करेंगे क्या होगा, ये R का वैल्यू कम हो गया, क्या हो गया, जीरो हो गया, है ना, R का वैल्यू जीरो हो गया, तो T बाई जीरो इज इनफाइनाइट, e टू द पावर माइनस इनफिनिटी क्या हो गया, जीरो, तो करंट तो सडनली जीरो हो जाएगा, द वोल्टेज विल सडनली बिकम V0। जैसे कनेक्ट किए तुरंत बन गया V0। तो सडनली होने में क्या होगा, जो डाइपोल अपने अपने रास्ते घर में सो रहे थे ग्रुप करके, वो तुरंत ओरिएंट हो जाएंगे। देयर विल बी स्ट्रॉन्ग एक्सीलरेशन। हम बताए थे जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में, वो हीट जनरेट करता है, तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। हो सकता है कि डाइलेक्ट्रिक विल लूज इट्स कैरेक्टरिस्टिक, इतने ज्यादा गर्म हो जाएगा। इसलिए सडन चार्जिंग नहीं करते। कोई भी कैपेसिटर को लेके अगर बार बार चार्जिंग डिस्चार्जिंग करवा दोगे फूक जाएगा वो। ठीक है, सडन चार्ज करोगे, सडन डिस्चार्ज करोगे, फिर चार्ज करोगे, डिस्चार्ज करोगे, तो फूक जाएगा, इतना गर्म हो जाएगा। इसलिए उसको स्लो चार्जिंग करवाते हैं। ज्यादा जानने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ेगा। आगे नेक्स्ट, मैं 8 साल पढ़ा हूँ, तो तुमको 8 मिनट में कैसे बता सकते। दूसरा हुआ, मैं बताना चाहता हूँ अबाउट ये क्वेश्चन एक रेगुलर क्वेश्चन है। कैन यू कीप ए चार्ज ऑफ 1 coulomb on a sphere or conducting sphere, on a conducting sphere
ये सब आपकी बोर्ड की क्वेश्चन है। कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर। कोरोना में क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देख के ये मत सोचो भी ऐसे ही कुछ होगा, है ना। तो रेडियस 1 मीटर। अब देखो आगे चल के कितने लोग एंट्रांस में फुल मार्क रखते हैं, सिनेरियो ही बदल जाएगा। अभी कभी हुआ ही नहीं था कि मेडिकल एंट्रांस में लोग फुल मार्क रखने लगे। हाँ, क्लास 9 में जो पढ़ाते हैं वही आता है मेडिकल एंट्रांस में। कुछ क्वेश्चन, गन है उसका मास कैपिटल एम है, बुलेट का मास स्मॉल एम है, अगर गन फायर किया स्मॉल एम भी वेलोसिटी में गया तो गन का वेलोसिटी क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लास 9 में पढ़ते हो, और ये आया है जेई मेन में ये बार, क्योंकि कोरोना बच्चे हैं नहीं। अब कोरोना छूट गया, अब घी लगा के बैठे सब मूछे पे। अच्छा ये लोग आ रहे हैं बिना कोरोना वाले, लेकिन तुम लोग का भी रोना है, क्या बताओ। कोरोना वाज गोइंग, यू वर इन मीडियल क्लासेस, नहीं कौन से क्लासेस में थे 19 में, 4 साल 9 क्लास, तभी तो ज्योमेट्री साइंस वाइंस वगैरह स्टार्ट हो रहा था, तभी फूक गया, मरे अभी नहीं। और जो क्लास 3, 4, 5 में थे उनके लिए तो तब LCM, SCF, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना सब सिखाया जाता था, और टीचर मोबाइल देख के बच्चों को पढ़ा दिए, बच्चे भी पढ़ लिए। अब उनको ना कुछ भी नहीं आता है। स्क्वायर रूट बोलने से सोचते हैं कि कोई रूट होगा जो स्क्वायर शेप का होगा, नहीं उनको कुछ मालूम नहीं, ऐसे ही सोचते हैं। कोरोना हमारा, और इस बहाने बच्चों को कुछ आए ना आए मोबाइल में खेलना आ गया ना, ठीक है। तो कैन यू कीप ए चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर। पहले मैं आंसर बोल देता हूं, एक्सप्लेन योर आंसर। ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन है। अगर कोई एक कंडक्टिंग स्फीयर है और इसको रेडियस मान लो 1 मीटर है, और इसने इसको आप Q कूलम चार्ज दे दिए, तो सॉल्यूशन में इसे देखेंगे। E फील्ड ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर, ये जो स्फीयर है उसका सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कितना होगा, यू नो के क्यू बाई आर स्क्वायर। सो के क्यू बाई आर स्क्वायर, के है क्या है, के इज 9 इंटू 10 पावर 9, क्यू दिया है 1 कूलम, आर स्क्वायर हो गया 1 स्क्वायर, 9 इंटू 10 पावर 9 वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन गया यहाँ पे वो कितना बन गया, 9 इंटू 10 पावर 9 वोल्ट पर मीटर, नहीं। yes, जबकि ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ एयर, ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ एयर कितना है, 36 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। हाँ, अगर हम इसको मीटर में करें तो नीचे 100 ऊपर 100 कर लो, 100 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 36 इंटू 10 पावर 5 वोल्ट पर मीटर। लेकिन ये कितना है, 9 इंटू 10 पावर 9। तो इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है कि इसका 10,000 टाइम्स, और इधर इट इज 2,500 टाइम्स। दिस वैल्यू इज 2,500 टाइम्स द वैल्यू ऑफ दिस वन। समझ में आया क्या, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो क्या होगा, एयर नियर द सरफेस ऑफ द स्फीयर विल ब्रेक। अब जब एयर ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे ये एयर वाला डाइलेक्ट्रिक ब्रेक करेगा 3 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाएंगे, दैट विल बिहेव एज ए कंडक्टिंग एयर। अब कंडक्टिंग बॉडी है, सपोज हम इसको क्यू चार्ज दिए, इसके चारों तरफ जो एयर है, इसके चारों तरफ जो एयर है वो एयर मान लो ऐसा है, ये सब एयर है, दिस इज द एयर अराउंड। ये जो एयर है, इस एयर में क्या हुआ है, अभी ये जो एयर में क्या हुआ, चार्ज हो गया है, 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। तो क्या होगा, इट इज नाउ बिहेविंग एज ए कंडक्टिंग एयर। तो कोई कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज देंगे तो यहां रहेगा क्या, हो तो जाएगा सरफेस में। सो ऑल द चार्जेस विल लीव द सरफेस ऑफ, all the charges will leave the surface of the sphere, they'll go to the surface of the conducting air। तो क्या ये
स्फीयर के ऊपर आप 1 कूलम चार्ज रख पाओगे? नहीं, वो तो हवा में आ जाएगा। बड़ा डेंजरस सिचुएशन है। अगर इसके सामने मान लो कोई आदमी खड़ा है और पता चला कि जोर से हवा उड़ने लगा और हवा के साथ सारा एयर उड़ गया, जाके गिरे उसके शरीर पे और उसके शरीर के थ्रू से ग्राउंड हो गया, तो एक्सप्लोजन हो गया। सोचो इतना सारा चार्ज। 1 कूलम इज ए बिग यूनिट ऑफ चार्ज में बताया था। 1 फराड एंड 1 कूलम आर रियली इम्प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ चार्ज एंड कैपेसिटेंस। समझ में आया क्या? हम तो माइक्रो कूलम में, माइक्रो फराड में बात करते हैं। इवन व्हेन लाइटनिंग टेक्स प्लेस हार्डली 2 to 3 कूलम चार्ज कम्स डाउन। समझ में? तो क्या होगा? क्या हम 1 कूलम चार्ज रख सकते हैं? आंसर होगा नो। वो आपको ऐसे एक्सप्लेन करके निकालने के लिए नहीं बोलेंगे। जिनको ये सब चीजें सुनने में मजा नहीं आया वो क्या लिखेंगे? उनके लिए भी मैं हूं, आंसर लिखेंगे नो, बिकॉज द एयर अराउंड brick and charges go to the surface of the conducting air। 1 मार्क के लिए तो सबसे ज्यादा बार पूछा है ये सब। नो, नो लिख दो, मिल गया, है ना। मान लो कि एग्जाम में पूछा कैन यू कीप 2 कूलम चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर। सर ने तो 1 कूलम के लिए बोला था, अब 2 कूलम के लिए क्या होगा? क्या रह सकता है? नहीं, नहीं, यस, ओके। तो ये बात हुआ। सर ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ दिया रहेगा एयर का, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। हाँ, डाटा में दिया रहता है, ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ वगैरह दिया रहता है। और आईआईटी में तो ये क्वेश्चन दूसरे रंग रूप में है। व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ ए स्फीयर कि 1 कूलम चार्ज कैन बी केप्ट। और कभी कभार ऐसे भी पूछा है कि व्हाट विल बी द थिकनेस ऑफ द एयर अराउंड इट व्हिच विल बी थिकनेस ऑफ द एनवेलपिंग एयर व्हिच विल बी आयोनाइज्ड बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी निकालना है ना। वो काफी आसान है। वो दूसरा है, मतलब कि यहां तक हुआ तो ये भी तो एक स्फेरिकल जोन है, यहां तक एयर क्यों आयोनाइज हुआ और ऊपर क्यों नहीं हुआ? मतलब अगर इसको मान लेंगे रेडियस तो जो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ बनेगा, जो इंटेंसिटी बनेगा वो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ के बराबर होगा। ये इस रेडियस को निकाल दो, ये रेडियस माइनस ये रेडियस इज द थिकनेस ओवर व्हिच द आयोनाइज्ड लेयर इज एग्जिस्टिंग प्रैक्टिकली। समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं कोरोना, CORONA। कोरोना इज ए टेक्निकल टर्म। कोरोना का मतलब, अब मतलब कैसे समझाएं? अच्छा, तो एनर्जी डेंसिटी समझ में आया, ये भी समझ में आया। अब फोर्स बिटवीन प्लेट्स, क्योंकि वो लोग जैसे मेंशन किए हैं, they'll be giving you case studies. Recently this book has come to me last week only. This notice has come. तो मैं थोड़ा थोड़ा जो चीजें सिलेबस में था लेकिन निकल गया उसको थोड़ा ले लेता हूँ। वो सब भी जोड़ेंगे और क्या, वही सब से आएंगे, सिंपल सिंपल चीज। फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कोई एक कैपेसिटर है और इसके 2 प्लेट है, उनके बीच में कैपेसिटेंस क्या होगा? थोड़ा थोड़ा मैकेनिज्म को समझ लो। क्या होगा कैपेसिटेंस? व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स? इज देयर रियली एनी फोर्स बिटवीन द प्लेट्स? वो भी तो समझना है। आप कहोगे हाँ सर, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो पक्का इन दोनों के बीच में फोर्स होगा। अब असलियत तो ये है कि देयर इज ए फोर्स बट नॉट फॉर द रीजन यू आर थिंकिंग। आप सोच रहे हो कि यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू है, तो एक अट्रैक्शन फोर्स होगा। अभी फोर्स है लेकिन उसलिए नहीं जिसलिए आप सोच रहे हो, कुछ दूसरे कारण से है। पहले समझते हैं कि उसलिए क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू है, तो फोर्स तो होना चाहिए। कूलम्स लॉ का लिमिटेशन बताते वक्त मैं बताया था, देयर विल बी ए फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इफ द लाइंस ऑफ फ्लक्स ऑफ 1 चार्ज इज एबल टू इंटरैक्ट विद दैट ऑफ अदर। अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक डाइलेक्ट्रिक रह गया है और इस डाइलेक्ट्रिक में चलो मानते हैं कि एक डाइपोल है, तो ये पॉजिटिव चार्ज से निकलता हुआ फ्लक्स आके यहाँ खत्म हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज से निकलता हुआ फ्लक्स इस नेगेटिव चार्ज के पास खत्म होगा। क्या यहाँ का फ्लक्स वहां तक जा पा रहा है? नहीं जा पा रहा है, तो देयर विल बी नो फोर्स। So there will be no force directly between Q and minus Q.
अब होगा क्या, होगा ये कि होगा ये कि जो डाइलेक्ट्रिक बन गया, थोड़ा देखो यहाँ पे, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये बीच का डाइलेक्ट्रिक है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है। अब ये यहाँ से जो फ्लक्स निकला, दैट फ्लक्स गोज लाइक दिस, ये फ्लक्स तो ऐसे गया, यहाँ से यहाँ तक आके खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे उसको नेगेटिव चार्ज मिल गया। और यहाँ से जो फ्लक्स निकला वो यहाँ पर आया, खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर इसको नेगेटिव चार्ज मिला। पॉजिटिव से नेगेटिव गया, लाइन्स ऑफ फ्लक्स इज डिसकंटिन्यूअस, सो देयर इज नो डायरेक्ट फोर्स बिटवीन देम। लेकिन यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है उसको ये पॉजिटिव चार्ज खींचने लगेगा लाइक दिस, और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको ये नेगेटिव चार्ज खींचने लगेगा, देयर विल बी अ फोर्स। नहीं तो सोचो, अगर ये नेगेटिव चार्ज को ये खींच रहा है तो ये नेगेटिव चार्ज इसको इधर खींच रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज को ये खींच रहा है तो इसको ये ऐसे खींच रहा है, तो देखने वाले को क्या लगेगा, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स आ रहा है इधर को, नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स आ रहा है इधर को। ओ दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर बट दे आर नॉट इंटरैक्टिंग एट ऑल। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ, नहीं समझ में आया तो छोड़ो, आपकी बस की चीज नहीं है। समझ में आ गया तो अच्छी बात है। ये द फोर्सेस आर नॉट डायरेक्टली ड्यू टू दिस क्यू एंड माइनस क्यू। इट इज एज गुड एज कि दो आदमी आपस में झगड़ रहे हैं और एक रस्सी को लेके दोनों झगड़ रहे हैं, और ये रस्सी को इधर खींच रहा है, ये रस्सी को इधर खींच रहा है, और आप कहते हो कि दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। दे आर नॉट अट्रैक्टिंग। ये चाहता है रस्सी मेरा, ये बोलता है रस्सी मेरा, दोनों रस्सी को खींच रहे हैं। देखने वाले को क्या लग रहा है, ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, एक दूसरे को नहीं खींच रहे हैं। रस्सी को अगर काट दिया जाएगा, एक टुकड़ा लेके ये भाग जाएगा, टुकड़ा लेके ये भाग जाएगा, दोनों में कोई इंटरेस्ट नहीं है आपस में। दे आर ऑल इंटरेस्टेड फॉर द रोप। आर यू गेटिंग? एग्जैक्टली दैट वे। ये जो नेगेटिव प्लेट है वो भी डाइलेक्ट्रिक को खींच रहा है, ये भी पॉजिटिव प्लेट है, ये भी डाइलेक्ट्रिक को खींच रहा है। अगर सोचो ये दोनों प्लेट अगर एक दूसरे को खींचते, बीच का डाइलेक्ट्रिक क्या होता, दब जाता, एक कंप्रेसिव स्ट्रेस क्रिएट होता। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर एक टेंसाइल स्ट्रेस क्रिएट होता है, मतलब वो फट जाता है खींचने के कारण। दोनों खींचते हैं, अगर ज्यादा वोल्टेज दे दोगे ये क्रैक कर जाएगा बीच से, क्योंकि वो खींच रहे हैं, दोनों कंप्रेस नहीं कर रहे हैं। प्लेट्स आर नॉट अट्रैक्टिंग ईच अदर। समझ में आ रहा क्या? यस। तो ये समझ में आना बहुत जरूरी है। सर वो डाइपोल का और कैपेसिटर का मतलब फोर्स कैंसिल आउट नहीं होगा? हाँ, क्यों नहीं कैंसिल आउट होगा? कैंसिल आउट होगा, इसीलिए तो रेस्ट में है। अब तुमको अगर दो हाथ, एक हाथ को ये खींचेगा, एक हाथ को ये खींचेगा, दोनों का फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन तुम फट जाओगे ही नहीं बीच से। फटोगे नहीं, बात अलग है, अटक कटे हो, लेकिन खींचेंगे जोर से तो हाई वोल्टेज में। ये बात है। तो अब ये बात हो, तो यहाँ पर जो फोर्स है वो फोर्स किस लिए है, बिकॉज ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। कितना फोर्स है, कितना फोर्स है जानने का आसान तरीका हुआ कि चलो मानते हैं कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है, लेट्स कंसीडर हमें पता करना है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। अगर इस प्लेट के ऊपर कुछ फोर्स है, कितना फोर्स है मालूम नहीं, वही पता करना है। जो भी फोर्स है, इस फोर्स के चलते अगर ये प्लेट यहां से कुछ यहां तक चलते हुए आ गया, कितना आया, dx आया, ठीक है, dx आ गया। तो सम वर्क इज डन। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स, f dx। हमने तो नहीं किया, ये इंटरनल फोर्स से काम हुआ है। वर्क इज डन बाय द सिस्टम फोर्स, एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज। जो एनर्जी था वो डिक्रीज कर जाएगा, खुद ही काम कर रहा है। जैसे ग्रेविटी किसी चीज को खींच के लाता है तो पोटेंशियल एनर्जी घटता है, तो ये खींच के आया तो एनर्जी घटेगा। कितना घटेगा, ये जोन में जो एनर्जी था वो घट जाएगा। कौन से जोन में, द एनर्जी अवेलेबल इन दिस जोन, ये जोन में जो एनर्जी था वही तो घट जाएगा, है कि नहीं। ये जोन में था कितना एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट। समझ में आ रहा क्या? तो हम कहेंगे, मैं ज्यादा लिख इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि कोई आपको डेरिवेशन नहीं पूछेगा, तो हम कहेंगे ओवर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx डेल्टा w वर्क डन बाय f डेल्टा en लॉस ऑफ एनर्जी। वर्क डन बाय f क्या हो गया, इट इज f dx,
ठीक है ना। लेट F इज फोर्स ऑन वन प्लेट। अच्छा, ये कोई एक चार्ज कैपेसिटर था और आप जानते हो कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, E इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन जीरो। अब ये जो प्लेट पास आ गया, इसमें ना Q में बदलाव आया, ना A में बदलाव आया, ना एप्सिलॉन जीरो में बदलाव आया। प्लेट पहले यहाँ था, अब यहाँ पर आ गया, मतलब अब भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम फॉर ए चार्ज कैपेसिटर बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्लेट सेपरेशन the electric field between the plates remain same, it does not change। ओके, ये समझ में आ गया। ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी, इट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड टू डिक्रीज इन वॉल्यूम, डिक्रीज इन वॉल्यूम। डाइलेक्ट्रिक का वॉल्यूम कितना घट गया है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, यू नो हाफ स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो। और वॉल्यूम कितना घट गया, ये मतलब एरिया तो A है और थिकनेस dx है, तो AdX है ना। तो आप कहोगे डेल्टा W वर्क डन बाय द फोर्स इज डिक्रीज इन एनर्जी, दैट इज एनर्जी डेंसिटी इनटू डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो जितना वर्क करेगा उतना एनर्जी घटेगा, नहीं? तो हम कहेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप कहोगे एफ डी एक्स मस्ट बी इक्वल टू हाफ स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो AdX। अब ये dx गया, मिला F इज इक्वल टू हाफ स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो A, और F बाई A फोर्स इतना आ रहा है ओवर एरिया है, दैट इज द स्ट्रेस इन डाइलेक्ट्रिक। बस ये याद रख लेना मेडिकल वाला, स्ट्रेस इन डाइलेक्ट्रिक इज, एक इधर ले आओ, द सेम एज हाफ स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो। द एनर्जी डेंसिटी इज सेम एज द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन द डाइलेक्ट्रिक। समझ में आ रहा है? तो द स्ट्रेस इज सेम एज एनर्जी डेंसिटी। क्या मेरी बात समझ में आया? जिनको कुछ भी समझ में नहीं आया, मजा नहीं आया, वो इतना याद रखें कि जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, मैकेनिकल स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया, दैट इज इक्वल टू द एनर्जी डेंसिटी ओनली। ठीक है, कोई डेरिवेशन नहीं पूछेगा, इंटरमीडिएट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आया समझ में ये सब चीजें? ठीक है, तो यहाँ पर कैपेसिटेंस के सारे छोटे छोटे चीज हम बता दी, आगे की चीज आगे देखेंगे। ठीक है।